12 मार्च 1993 एक ऐसा दिन जब मुंबई से दर्द, तबाही और दहशत का वह मंजर देखा जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। यह कोई आम दिन नहीं था, बल्कि वह काली घड़ी थी जब एक के बाद एक 12 भीषण बम धमाकों ने शहर को लहूलुहान कर दिया। सड़कें खून से सरोवर थी, हर तरफ चीख पुकार मची थी और आसमान धुएं की चादर ओढ़ चुका था। 257 बेगुनाहों की जान चली जाती है और हजारों लोग जख्मी हो जाते हैं और पूरे देश का दिल तभी दहल उठता है। इस तबाही का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम, मुंबई के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन का वो खौफनाक खेल जिसने इतिहास के पन्नों पर ब्लैक फ्राइडे की काली स्याही से अपनी जगह बना ली। यह सिर्फ धमाके नहीं थे, यह भारत की सुरक्षा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल में आक्रोश और दर्द की आग जला दी। मुंबई की चमक दमक के पीछे एक अंधेरा सच भी छिपा था, जहां सपने और ख्वाब खौफनाक हकीकतों से भरे थे। इस कहानी की शुरुआत होती है जब 129 लोगों के खिलाफ एक केस में बॉलीवुड का सुपरस्टार संजय दत्त का नाम सामने आया। उन पर आरोप था कि उन्होंने हथियारों की तस्करी में मदद की, वहीं हथियार जो बम धमाकों में इस्तेमाल हुए थे। संजय ने अपनी सफाई में कहा कि उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में थी और अंडरवर्ल्ड से तालमेल बनाने के अलावा कोई और विकल्प उनके पास नहीं था। फिर आया 1997 का वो दिन जब संगीत के बादशाह गुलशन कुमार की दिन दहाड़े हत्या ने मुंबई को हिला कर रख दिया। पूजा करके मंदिर से बाहर निकलते ही उन पर गोलियां चल गई। इस वारदात ने शहर के दिल में दहशत भर दी और लोग इस इलाके में जाने से कतराने लगे। समय बीतने के साथ अंडरवर्ल्ड की काली छाया बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रही। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर्स और म्यूजिक इंडस्ट्री तक उनकी पहुंच थी। हर दिन 30 से ज़्यादा एक्सटॉर्शन केस सामने आते थे। यह एक ऐसा दौर था जब अंडरवर्ल्ड केवल एक कहानी नहीं बल्कि मुंबई की धड़कन बन चुका था। एक ऐसा जाल जहां हर कदम पर खतरों का सामना करना पड़ता था। इस अंधेरों में सपनों की चमक भी धुंधली होती जा रही थी। एक वक्त था जब मुंबई की गलियां सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि उन गैंगस्टर के नाम से भी जानी जाती थी जिनके सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड के सुपरस्टार, क्रिकेटर के हीरो तक सिर झुका देते थे। यह सिर्फ अपराधी नहीं थे बल्कि सत्ता और रौब के प्रतीक थे। हाजी मस्तान, करीम लाला और उनके जैसे कई डॉन मुंबई के अंडरवर्ल्ड का वो हिस्सा थे जिनका दबदबा हर जगह था। वो दौर ऐसा था जब अपराध भी अंधेरे में होता था मगर उसका असर पूरी मुंबई की सड़कों पर दिखता था। हर रोज शूट आउट, गैंग वार, किडनैपिंग और मर्डर की खबरें आम थी, पर यह सब कुछ पर्दों के पीछे चलता था और लोग सिर्फ उनके खौफ को महसूस कर सकते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही अंडरवर्ल्ड जो कभी ताकत और इज्जत का दूसरा नाम था, धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ गया। असल में जो चीज कभी इनके उभरने की वजह बनी वही इनके पतन का कारण भी बनी। समाज की बदलती सोच, जब तक लोग इन्हें ताकत और स्टाइल का प्रतीक मानते रहे तब तक इनका रुतबा कायम रहा, मगर जैसे जैसे मीडिया ने इनकी हकीकत उजागर की, इनका अंत भी शुरू हो गया। इस कहानी की जड़ें 1930 के दशक में जाती है जब बॉम्बे, आज की मुंबई में शराब का काला कारोबार फलने फूलने लगा। ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे अकारी एक्ट 1978 लागू कर शराब पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और 1939 तक शराबबंदी लगभग पूरी तरह से लागू हो गई। लेकिन कानूनी जितना सख्त हुआ, अंडरवर्ल्ड उतना ही ताकतवर बनता गया। यही वो दौर था जब बॉम्बे की गलियों में अपराध का बीज बोया गया जिसने आने वाले दशकों में एक भयावह माफिया राज को जन्म दिया। जब इंसान को किसी चीज़ से रोका जाता है तो उसे पाने की चाह और भी बढ़ जाती है। यही हाल मुंबई का हुआ जब स्टेट गवर्नमेंट ने शराब पर सख्त पाबंदियां लगाई। इस नीति ने एक ऐसा ब्लैक मार्केट खड़ा कर दिया जिसने माफियाओं को जन्म दिया। शराब की तस्करी और काली कमाई ने मुंबई को माफिया डांस के लिए सोने की खदान बना दी। 1939 में जब बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट लागू हुआ तब माफिया राज की जड़ें और भी गहरी हो गई। शराब की मांग इतनी बढ़ गई कि लोग किसी भी कीमत पर इसे हासिल करने के लिए तैयार थे। इसी माहौल ने 3 दिग्गज गैंगस्टरों को जन्म दिया, वर्धा राजन, मुदलियार हाजी मस्तान और करीम लाला। इनकी कहानियां केवल अपराध की नहीं बल्कि सत्ता और साम्राज्य की थी। वर्धा राजन, जो 1945 में तमिलनाडु से मुंबई आया,
वीटी स्टेशन पर कुली का काम शुरू करता है, लेकिन उसके सपने बड़े होते हैं। उसने इलीगल लिकर स्मगलिंग का धंधा शुरू किया और जल्द ही जुए के अड्डे, सुपारी के लिंक और जमीन कब्जा नहीं जैसे गैर कानूनी कार्यों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। थरावी, जो उस समय तमिल रेजिडेंट्स का गढ़ था, वर्धा का किला बन जाता है। वहाँ वह सिर्फ एक डॉन ही नहीं बल्कि रॉबिन हुड के रूप में भी उभरा। वर्धा ने धरावी को अपने साम्राज्य का गढ़ बनाया और बुट लैगिंग, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे कामों में अपनी ताकत को और बढ़ाया। उसकी कहानी केवल एक कुली से डॉन बनने की नहीं थी, बल्कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड की नींव रखने की थी। और यह तो केवल एक डॉन की दास्तान थी। हाजी मस्तान और करीम लाला के किस्से भी उतने ही रोमांचक थे। अपराध का यह खेल अभी शुरू ही हुआ था कि करीम लाला और हाजी मस्तान की कहानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की एक रोमांचक दास्तान है, जो हमें 1920 के दशक में ले जाती है। करीम लाला, जो अफगानिस्तान के कुनार से आए थे, मुंबई में एक साधारण वर्कर के रूप में शुरुआत की, लेकिन जल्द ही पठान गैंग में शामिल होकर अपराध की दुनिया में कदम रखा। 20 वर्षों तक उन्होंने इस गैंग को, उनकी कहानी को जंजीर और गंगूबाई जैसी फिल्मों में जीवंत किया गया है। जो उनके प्रभाव का प्रमाण है, वही हाजी मस्तान की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। तमिलनाडु से आए मस्तान ने एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही सोने की तस्करी में हाथ आजमाया। उस समय भारत में सोने की जबरदस्त मांग थी और मस्तान ने इस अवसर को भुनाया। उनकी चतुराई ने उन्हें न केवल तस्करी में बल्कि रियल एस्टेट और फिल्म फाइनेंसिंग में भी सफलता दिलाई। 1960 और 70 के दशक में जब फिल्म प्रोड्यूसर के पास पैसे की कमी थी, मस्तान ने उन्हें फंडिंग देकर अपने साम्राज्य को और मजबूत किया। 1980 से पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड एक सुनियोजित व्यवसाय था। लाला, हाजी मस्तान और वर्धन जैसे जैसे डॉन्स ने इस दुनिया को अपने तरीके से गढ़ा। इन डॉन्स ने खुद को सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि स्मार्ट बिजनेसमैन के रूप में भी स्थापित किया। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजनेता भी उनके समर्थन की तलाश में रहते थे। कहा जाता है कि हाजी मस्तान से मिलने के लिए पूरा सिक्रिएट पहुंचता था और इंदिरा गांधी भी करीम लाला से मिल चुकी थी। हाजी मस्तान की छवि भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर्स को पैसे देने के बाद खुद को फिल्म इंडस्ट्री का अनौपचारिक बैंकर बना लिया। उनके और करीम लाला के बीच एक अनकहा समझौता था, शांति से काम करना और खून खराबों से दूर रहना। इस प्रकार मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक रोमांचक लेकिन संगठित दुनिया में बदल गया, जहां अपराध और व्यवसाय का अनूठा मेल था। यह सिर्फ ग्लैमर का खेल नहीं था, मस्तान का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन गहराई में फैला हुआ था। जब फिल्म प्रोड्यूसर पैसे के लिए तरस रहे थे, मस्तान ने उन्हें एक अनौपचारिक बैंकर की तरह मदद की। उन दिनों प्राइवेट फाइनेंस बेहद ऊंचे ब्याज पर लोन देते थे और मस्तान ने इस मौके का फायदा उठाया। उनके और करीम लाला का वरदान कहा समझौता था, शहर के हिस्से बांटकर शांति से काम करना। मुंबई का अंडरवर्ल्ड तब फलने फूलने लगा जब लीकर, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी टैक्स और बैन था। लोग इन चीज़ों को काले बाजार में मांग करने लगे और मस्तान जैसे लोग उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तैयार थे। न्यायिक सिस्टम की कमजोरी ने और भी लोगों को अंडरवर्ल्ड का रुख करने पर मजबूर किया। इस तरह अंडरवर्ल्ड न केवल खुद को स्थापित कर सका बल्कि मुंबई की सामाजिक और राजनीतिक संरचना का हिस्सा बन जाता है। वहीं 1990 का दशक आते आते मुंबई का अंडरवर्ल्ड इतना खतरनाक हो गया कि उसकी छाया बॉलीवुड पर भी पड़ने लगी। गुलशन कुमार, जो टी सीरीज के जरिए म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करते थे, उनकी हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। गैंगस्टर अबू सलीम की धमकियों को नजरअंदाज करने की कीमत उन्हें अपनी जान दबाकर चुकानी पड़ी। इस घटना ने बॉलीवुड में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। डायरेक्टर राजीव राय पर भी हमले हुए और कई सितारे जैसे संजय दत्त और शाहरुख खान ने गैंगस्टर की धमकियों का सामना किया। पूजा बेदी, जो अबू सलीम की गर्लफ्रेंड थी, टॉप एक्ट्रेस के साथ लॉन्च किया गया, लेकिन यह सब गैंगस्टर के दबाव में हुआ। 90 के दशक का बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के शिकंजे में फंसा हुआ था। प्रीति जिंटा ने खुलासा किया कि उन्हें भी धमकियां मिलती थी। जब जांच एजेंसियों ने स्टार से सवाल किए तो प्रीति ने साहस दिखाते हुए अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बोला, लेकिन बाकी सब चुप रहे। यह एक ऐसा युग था जहां डर और ग्लैमर का घनिष्ठ संबंध बन गया था।
1990 के दशक के अंत में मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक खतरनाक मोड़ पर था, जहां गैंगवार और अपराध की घटनाएं आम हो गई थी। जावेद फावड़ा केस ने पुलिस और गैंगस्टर के बीच के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया। इस केस में पुलिस ने एक निर्दोष व्यक्ति को गलती से मार गिराया, जिससे इनकाउंटर्स की जांच शुरू शुरू हुई और कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज हुए। यह घटना पुलिस का मनोबल गिराने में सफल रही, जबकि गैंगस्टर के हौसले और भी बढ़ गए। इस दौरान अंडरवर्ल्ड ने अपनी दहशत को और बढ़ाने का काम किया। 1998 में भरत शाह की हत्या ने यह साबित कर दिया कि अंडरवर्ल्ड अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। पुलिस के सामने 100 से अधिक शूटआउट की घटनाएं हुए, जिससे मुंबई में डर का माहौल बन गया। लेकिन धीरे धीरे लोग इस डर से उभरने लगे और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ खड़े होने का साहस जुटाने लगे। बॉलीवुड ने भी अंडरवर्ल्ड की दहशत के आगे झुकने से इनकार कर दिया। जब अरुण गोली गैंग ने राकेश रोशन पर हमला किया तो रोशन परिवार ने हार नहीं मानी, जिससे बॉलीवुड में एक नई ताकत का संचार हुआ। दाऊद इब्राहिम का उदय मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने पहले हाजी मस्तान और करीम लाला के लिए काम किया, लेकिन जल्द ही अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते खुद को उनके खिलाफ कर लिया। दाऊद की खून खराबे वाली प्रवृत्ति और राज करने की चाहत ने उसे अंडरवर्ल्ड का बादशाह बना दिया। पठान गैंग और दाऊद के बीच की दुश्मनी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें शब्बीर इब्राहिम की हत्या ने दाऊद को और भी मजबूत बना दिया। दाऊद ने अपने इर्द गिर्द वफादार की एक सेना खड़ी की, जिसमें छोटे गैंगस्टर्स शामिल थे, और उसकी डी कंपनी ने गोल्ड स्मगलिंग, रियल एस्टेट, ड्रग्स और एक्सटॉर्शन में करोड़ों कमाने लगी। दाऊद ने पुलिस और पॉलिटिशियन को अपने प्रभाव में लाने के लिए महंगे उपहार भेजने शुरू किए, जिससे उसकी पकड़ और भी मजबूत हुई। लेकिन अंततः दाऊद का डर और उसकी दुश्मनों से सुरक्षा की चिंता उसे हमेशा सताती रही। यह कहानी न केवल मुंबई के अंडरवर्ल्ड की, बल्कि एक ऐसे समाज की भी है जो डर और आतंक के साए में जी रहा था, लेकिन फिर भी साहस और उम्मीद के साथ अपने हक के लिए खड़ा था। 1980 के दशक के अंत तक महाराष्ट्र की राजनीति एक नई रंग में रंग चुकी थी। बाल ठाकरे की शिवसेना ने हिंदुत्व के केंद्र में रखकर एक गहरा ध्रुवीकरण शुरू किया। फिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे के गिरने के साथ देश में दंगों की लहर चल पड़ी और मुंबई इससे अछूती नहीं रही। उस समय तक मुंबई का अंडरवर्ल्ड जाति धर्म से परे था, लेकिन 12 मार्च 1993 को हुए बम्बे बम धमाकों ने सब कुछ बदल दिया। यह साजिश दाऊद इब्राहिम ने आईएसआईएस की मदद से रची थी, जिससे वह एक असामान्य अपराधी से ग्लोबल टेररिस्ट बन गया। जितेंद्र दीक्षित के अनुसार दाऊद के इस निर्णय के पीछे दो मुख्य कारण थे। एक, बाबरी विध्वंस के बाद मुस्लिम समुदायों का दबाव, और दूसरा, अपनी सुरक्षा की चिंता। पाकिस्तान ने उसे सुरक्षा का वादा किया, बशर्ते वह भारत से आरडीएक्स भेजे। वहीं छोटा राजन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि वह भारत के खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे। इसने डी कंपनी में अंदरूनी मतभेद पैदा कर दिए। मुंबई बम धमाकों के बाद छोटा राजन ने अपनी अलग गैंग बना ली और दाऊद को सजा देने की ठानी। धीरे धीरे राजन की छवि एक पेट्रियोटिक डॉन के रूप में उभरने लगी, जबकि दाऊद की छवि नॉन पेट्रियोटिक डॉन की बन गई। राजन ने धमाके में शामिल गैंग के सदस्यों को सफाई करने की मिशन शुरू किया और पुलिस भी उनके साथ हो गई, क्योंकि अब दाऊद एक बड़ा अपराधी बन चुका था। इसके बाद दाऊद को दूसरा बड़ा चैलेंज अरुण गवली से मिला, जो कभी दाऊद के करीबी सहयोगी थे। 80 के दशक में दाऊद और अरुण के बीच मतभेद हुए और वो अलग हो गए। अरुण ने दाऊद से दूरी बनाने के बाद दाऊद के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। इस बीच नायक जी की हत्या जो दाऊद ने करवाई थी, अरुण को और भी मजबूती से दाऊद के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस तरह दाऊद के सामने न सिर्फ छोटा राजन, बल्कि अरुण गौली जैसी चुनौती भी खड़ी हो गई, जो उसके साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। अरुण गौली के भीतर एक गहरी बदले की भावना जगी थी, जैसे उसे लगता था कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। दाऊद इब्राहिम और अरुण के गैंग के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। अरुण का सबसे बड़ा दुश्मन उस वक्त अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम ही था, और हिंदू डॉन होने के नाते अरुण के पास कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन था। बाल ठाकरे जी ने तो कह दिया था, अगर मुस्लिमों के पास दाऊद है तो हमारे पास अरुण गौली है। यही नहीं, इस अंडरवर्ल्ड की पावर के बिखराव के कारण दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी कमजोर होने लगी थी। लेकिन बढ़ते अपराध के पीछे सिर्फ गैंगस्टर सत्ता की भूख नहीं थी, बल्कि एक और बड़ा कारण था। भारतीय इकोनॉमी में एक बड़ा बदलाव।
1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए। इन रिफॉर्म ने भारतीय अर्थव्यवस्था और लिबरलाइज और ग्लोबलाइज कर दिया। पहले जिन मालों पर भारी टैक्स और टैरिफ होते थे, अब वो सस्ते हो गए। शराब पर लगे बैन को भी हटा लिया गया। अंडरवर्ल्ड जो पहले स्मगलिंग से मोटा पैसा कमाता था, अब अपने जड़ें खोने लगा। दाऊद और हाजी मस्तान जैसे गैंग्स जो स्मगलिंग पर निर्भर थे, अचानक उस पर से अपनी पकड़ खोने लगे। इन रिफॉर्म की वजह से जो चीज़ें अंडरवर्ल्ड से इलीगल बिकती थी, अब वो चीज़ें लीगल तरीके से बिकने लगी और इससे अंडरवर्ल्ड का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया। यह बदलाव सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड की पूरी दुनिया का था। 2000 के आसपास अंडरवर्ल्ड को एक और बड़ा झटका तब लगा जब अमिताभ बच्चन ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया। उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री अब पूरी तरह से कॉर्पोरेट हो चुकी है और फिल्मों के लिए फाइनेंसिंग के स्रोत बदल चुके हैं। उनका मानना था कि अगर कभी अंडरवर्ल्ड से फिल्में फाइनेंस होती थी, तो अब वह पैसा मिलने में उतनी आसानी नहीं रही। फिल्म इंडस्ट्री ने अब खुद के पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया। इससे अंडरवर्ल्ड को भारी नुकसान हुआ और वह अपनी खोई हुई ज़मीन को फिर से हासिल करने के लिए और भी ज़्यादा हिंसा करने लगा। गैंगस्टर ने फिर से ज़्यादा एक्सटॉर्शन, मर्डर और किडनैपिंग का सहारा लिया, क्योंकि वो अपनी पावर को बचाने के लिए हर तरह की सख्त कार्रवाई करने को तैयार थे। इस हिंसा का शिकार केवल अंडरवर्ल्ड के पुराने दुश्मन नहीं, बल्कि क्रिकेटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, एक्टर्स और आम लोग भी बने। अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि पॉलिटिशियन और पुलिस फोर्स पर इन गैंगस्टर का खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का दबाव पड़ने लगा। आर्थिक संकट की वजह से जिन पुलिस ऑफिसर्स को पहले अंडरवर्ल्ड ने पैरो जिन पुलिस ऑफिसर्स को पहले अंडरवर्ल्ड ने पैरोल पर रखा हुआ था, वो अब पैसे के बिना रह गए थे। बिना बम धमाके के बाद पुलिस फोर्स में आक्रोश इतना बढ़ गया कि अब कोई भी अपराधी बच नहीं सकता था। ऐसे समय में 83 इनकाउंटर बैच का गठन हुआ, जिसे अर्बन काउ बॉयज या इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम से भी जाना जाता था। ये टीम छोटे से लेकर बड़े गैंगस्टर की खोज कर मारने लगी। ऑफिसर्स जैसे प्रदीप शर्मा, विजय सलास्कर, प्रफुल्ल भोसले, असलम मोमन, रविंद्र अग्रे, दया नायक और सचिन वाजे ने अपने इनकाउंटर से एक ऐसी खौफनाक पहचान बनाई कि वो अंडरवर्ल्ड के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उनकी वीरता और निष्ठा ने उन्हें एक कल्ट स्टेटस दिलाया और यह ऑफिसर्स अंडरवर्ल्ड के लिए असल में डर की परिभाषा बन गए। प्रदीप शर्मा जो खुद 100 बार है इनकाउंटर्स कर चुके प्रदीप शर्मा जो खुद 100 पार इनकाउंटर कर चुके थे, का नाम अंडरवर्ल्ड में खौफ का पर्याय के रूप में लिया जाता है। कहानी और दिलचस्प है एक कहानी और भी दिलचस्प है, जो अरुण गौली के चुनावी सीन से जुड़ी हुई है। जब अरुण गौली ने लोकसभा चुनाव लड़ा, तो उस दिन उन्हें ऐसा डर लगा जैसा शायद उन्हें कभी महसूस नहीं किया। वोटिंग के दिन जब वह घर से बाहर निकलने वाले थे, एक जिप्सी कार उनके गेट के सामने आकर रुकी। अरुण ने देखा कि कार में ऑफिसर बैठा था। वह कोई और नहीं बल्कि विजय सलास्कर थे, जो एक चर्चित इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। सलास्कर का नाम ही अंडरवर्ल्ड के खौफ का कारण था। अरुण ली अरुण अरुण गौली इतनी घबराहट में थे कि वह डर के मारे खुद ही वोट डालने नहीं गए। उन्हें लगा कि आज के दिन सलास्कर उनका इनकाउंटर करने आ जाए, लेकिन इससे पूरे घट आप अपना राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें।